नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 और 16 अप्रैल से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। सबसे पहले आज के कंटेंट की यदि हम लोग बात करें तो आज का मुख्य टॉपिक रहेगा वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई है। साथ में हम लोग बात करेंगे MPA-TGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटिक की जो आयुर्वेद की दवा है, इसको पेटेंट का यहाँ पर दर्जा मिला है, पेटेंट निर्धारित किया गया है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड की इस दवा के बारे में प्रमुखता से हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ में कोर्ट के आदेशानुसार जो नींद का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में शामिल होता है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भीतर अनुच्छेद 21 जो है, इसके तहत नींद का अधिकार यानी कि राइट टू स्लीप, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो धूमकेतु है, इसके पास से जो सूर्य के करीब से धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स अभी गुजरा है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि 21 अप्रैल को सबसे निकट सूर्य के रहने वाला है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि आज चुनावी मंच का जो अंतिम 2 दिन रह गए हैं, इसमें उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको आज जो है बाधित कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। तो इन तमाम खबरों पर हम लोग जो है बात करते हैं। सबसे पहले आज की शुरुआत करते हैं हम लोग एक परीक्षा मंत्र के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश के भीतर चुनाव का माहौल है और सबसे पहले हम लोग परीक्षा मंत्र के इस टॉपिक में बात करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। आप जानते हैं कि भारत का जो ये निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी वर्ष 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हुई थी और यही कारण है कि प्रत्येक साल जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित है। साथ में भारत में निर्वाचन आयोग एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में काम करता है, यानी कि स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए भी जिम्मेदार एक आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभाओं का और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। यदि हम लोग बात करें भारत के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्रावधानों की, तो आप जानते हैं कि भारत के संविधान के भीतर संविधान का जो भाग 15 है, इस भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। इन प्रावधानों की यदि बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का जो है यहाँ पर कार्य सौंपता है निर्वाचन आयोग को। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान करता है, यानी कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव में मतदान देने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर करवाने का निर्धारण करता है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में देश में जो वयस्क मताधिकार की उम्र है वो है 18 से ऊपर की आयु। लेकिन आप ये भी बात जो है जानते होंगे कि इससे पहले 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो इस अधिनियम के द्वारा 1989 में ये प्रावधान जोड़े गए कि जो पहले 21 वर्ष की वोटिंग एज होती थी उसको अब घटाकर कितना 18 वर्ष का जो है कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 327 के भीतर विधानसभाओं के चुनाव से संबंध में प्रावधान करने की जो है पावर दी गई है पार्लियामेंट को। साथ में अनुच्छेद 328 की बात करें तो इसमें ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं जहां पर राज्य के विधानमंडल की शक्ति उनको प्रदान की गई हो। वह अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को जो है रोकता है, बाधित करता है और चुनाव से संबंधित जो भी मुद्दे, जो भी डिस्प्यूट या जो भी विवाद होते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। ये तो इसके संवैधानिक प्रावधान की हम लोगों ने बात की। अब यदि बात करें कि वर्तमान समय में जो है चुनाव आयोग की संरचना कैसी है, चुनाव आयोग में कुल जो है 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं श्री राजीव कुमार जी, और अभी नई नियुक्तियों के आधार पर ज्ञानेश कुमार जी जो कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं, और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू जी जो हैं इनको भी निर्वाचन आयुक्त के पद पर निर्वाचित किया गया है।
इस विषय में, इनके जो है चयन प्रक्रिया के विषय में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप एक बार वहां पर जाकर इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग और नई वैकेंसीज को जो है फिलिंग के बारे में बताया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की दूसरी और सबसे प्रमुख खबर पर, जिसमें अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तरफ चलें तो हमारा देश में जो निर्यात रहा है, यानी कि हमने जो एक्सपोर्ट किया है, वो हमारा जो है काफ़ी अच्छा रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई जो है हम लोग वहां पर छुए हैं। अगर बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में देश में जो कुल निर्यात है, इसमें लगभग 776.68 अरब डॉलर जो है ये रहा है। और ये अभी तक के रिकॉर्डेड आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड रहा है, हमने निर्यात जो है अच्छा किया है। अच्छा, निर्यात में अगर बात करें कि किन वस्तुओं का हम लोगों ने निर्यात किया है, किस वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी लगभग 23.64 के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ोतरी भारत देश में देखी गई है निर्यात के मामले में। फिर उसके अलावा ड्रग्स और फार्मा जो है इसमें भी 9.67% की वृद्धि। यार्न और फैब्रिक जो है इसमें लगभग 6.71% की वृद्धि। लोहा और अयस्क के क्षेत्र में 117.74 की वृद्धि। फल और सब्जी में जो है लगभग 13.86 की वृद्धि। मसाला में 12.30 और वहीं जो है सैरामिक जो उत्पाद होते हैं उनमें 14.44% की जो है वृद्धि हुई है। तो इस बार हमारा जो निर्यात है वो बढ़ा है। हालांकि आंकड़े कुछ ये भी बताते हैं कि मार्च के महीने की बात की जाए तो यहाँ पर वस्तु निर्यात जो है, यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो है भारत में कहीं ना कहीं 0.67% की जो है वहां पर कमी रही है या घाटा देश को रहा है। मतलब हम लोग इस आंकड़े को जो है पिछले वर्ष के मार्च मंथ से जो है जोड़कर चल रहे हैं। यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में जो 2023-24 में देश का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर का रहा था। वहीं पिछले वर्ष की बात करें फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में, तो वहां पर कुल निर्यात लगभग 776.40 अरब डॉलर के पास में था। इसके भीतर भी यदि बात करें तो वर्तमान समय में जो कुल एक्सपोर्ट की हम लोगों ने बात की है, यानी कि निर्यात की बात की है, तो इस एक्सपोर्ट के भीतर भी देखो, आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट में जो है दोनों चीजें शामिल होती हैं। इसमें गुड्स भी शामिल होंगी, यानी कि वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा, तो इसमें सर्विसेज जो है सर्विसेज को भी शामिल किया जाएगा। अब यहां पर जानने योग्य ये हो जाता है कि ये जो कुल निर्यात है, इसको एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए, इस नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो सर्वाधिक यहां पर निर्यात किया गया है, वो वस्तु क्षेत्र की जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में जो है देखा गया है। यानी कि सेवा क्षेत्र का जो इसमें योगदान रहा है वर्ष 2023-24 में, वो लगभग कुल निर्यात जो रहा है सेवा क्षेत्र में, वो 3.5% की बढ़ोतरी के साथ अब 339.62 अरब डॉलर के पास रहा है। जबकि हम लोग वहीं गुड्स के या वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो वस्तु निर्यात जो है लगभग 3.11% जो है घटकर, अब यहां पर बढ़ोतरी नहीं, घटकर जो है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 437 अरब डॉलर के पास में। वहीं हम लोग अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कुल आयात जो है वो घटकर, अब देखो आयात हमारा घट चुका है, यानी कि इंपोर्ट हम लोगों ने जो है कम किया है। अब कुल आयात जो है यहां पर घटकर लगभग 437 अरब डॉलर जो है रह चुका है। और ये जो है काफी महत्वपूर्ण, यहां पर हम लोग जानेंगे कि जो हमारा कुल आयात है वो अब जो है घटकर 854.80 अरब डॉलर जो है रह गया है, जो कि 2022-23 में 898 अरब डॉलर का आयात यहां पर हुआ था। आयात में कमी से जो है कुल व्यापार घाटे में लगभग 30% की कमी दर्ज की गई है। और जैसा मैंने कहा कि मुख्य वस्तुओं में जो है ये सारी वो वस्तुएं हैं जिन पर हमारा निर्यात यहाँ पर बढ़ा है। हालांकि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से लगातार यूक्रेन रूस का जो युद्ध है, लाल सागर में जो लगातार रेड सी और ये जो है इंडियन ओशन में जो लगातार डकैतों के द्वारा समुद्री जहाज लूटे जा रहे हैं इत्यादि, इन सब के बावजूद भी भारत ने जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है निर्यात किया है। और ये अच्छे संकेतक है भारत के आने वाले वर्षों के लिए। तो ये हमारी आज की जो है एक और प्रमुख खबर रह जाती है। वही हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक और प्रमुख न्यूज़ पर, जिसके तहत MPA TGM प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, अर्थात मानव या मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, जिसको स्वदेशी रूप से बनाया गया है। ठीक है, भारत देश के जो है हथियार प्रणाली को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर यदि बात करें कि जो MPATGM है, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया है वो विकसित किया है DRDO के द्वारा। यानी कि जो हमारे पास में DRDO है, इसके द्वारा स्वदेश निर्मित जो प्रणाली है MPATGM, उसको जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि अधिक से अधिक हमारे पास में क्या हो, इंडिजिनस उपकरण हो, यानी कि अपने देसी जो है उपकरण हो, और जो है अग्नि नियंत्रण इकाई के रूप में जो है यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। साथ में यदि बात करें
तो 13 अप्रैल को जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वॉरहेड उड़ान परीक्षण का सफलतापूर्वक जो है प्रयोग इसी प्रणाली के भीतर जो है किया जा चुका है। और साथ में आप लोग जानते हैं कि जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके टेंडम वॉरहेड सिस्टम का जो है प्रवेश परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है और अब ये जो है आधुनिक कवच संरक्षित जो है युद्ध या युद्धक टैंकों के रूप में जो है शामिल होकर भारतीय जो रक्षा प्रणाली है उसको जो है और मजबूत करने वाली है। इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो ये डुअल मोड कार्य क्षमता जो है टैंक के रूप में कार्य करता है। साथ में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत जो है, इन्होंने इस परीक्षण के बाद जो है पूरी टीम को सफलतापूर्वक जो है इस टीम के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, परीक्षण किया गया है, इसके लिए जो है बधाई प्रेषित की गई है। वही अगर हम लोग बात करें कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती क्या है, तो ये जो है देसी यानी कि स्वदेश निर्मित जो है विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है जो कि फायर एंड जो है फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है। मतलब ये कम वजन वाली हैं, इनका भार कम होता है और ये दागो और भूल जाओ की जो प्रणाली है यानी कि फायर एंड फॉरगेट का जो मिसाइल सिस्टम है इस पर काम करती हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य जो बख्तरबंद वाहन है इनको नष्ट करना है, यानी कि यहां पर हम लोगों ने निशाना साध देना है और निशाना साध देने के बाद भूल जाना है और ये जो है टैंक, ये मिसाइल जो है वो सीधे अपने ठिकाने पर जाकर जिस पर हमने जो है टारगेट सेट किया है उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये जो है प्रमुख खबर बन जाती है। अब हम लोग बात करते हैं देहरादून में सुप्रसिद्ध पद्मश्री विजेता वैद्य बालेंदु, इनके जो क्रॉनिक पेनक्रियाटिक की दवाई या औषधि के रूप में जो आयुर्वेदिक औषधि को क्लेम किया गया था वर्ष 2014 में पेटेंट के लिए, तो उसको जो है अब पेटेंट की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। जो क्रॉनिक पेनक्रियाटिक डिसीज है इसकी आयुर्वेदिक औषधि को लंबे समय के बाद जो है फाइनली अब मिल चुका है पेटेंट और पद्मश्री से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण जी के द्वारा प्रमुख चिकित्सक उत्तराखंड के निवासी वैद्य बालेंदु प्रकाश को जो है 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जा चुका है। अर्थात आप लोग ये जान सकते हैं कि जो पेटेंट मिलते हैं ये पेटेंट राइट मिलते हैं फॉर द 20 ईयर्स, यानी कि जो है 20 सालों के लिए, उसके बाद जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर वैदेंदु जी जो हैं बालेंदु जी जो हैं, इनके स्वर्गीय पिताजी वैद्य चंद्र प्रकाश ने 1970s के दौर में जो है तांबा, पारद, गंधक और अपराजिता, देवदाली और जो नींबू है इनके रस को मिलाकर जो है एक औषधि का निर्माण किया था और ये औषधि जो है वो क्रॉनिक पेनक्रियाटिक डिजीज के उपचार के लिए जो है काफ़ी कारगर साबित हुई है, जिसके लिए वर्ष 2014 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने उनका सहयोग भी किया था और पेटेंट के लिए जो है आवेदन किया था और अब जाकर उनको जो है पेटेंट मिला है, जो कि 20 जो है वर्षों तक के लिए जो इनको प्रदान किया गया है। इससे होगा क्या कि लगभग 20% का जो कालक्रम है इसमें पेनक्रियासिस का जो कैंसर होता है उस कैंसर को जो है यहाँ पर इससे मतलब मार दी जा सकती है। तो इस बात को लेकर जो है क्रॉनिक पेनक्रियाटिक डिजीज को आयुर्वेदिक औषधि बनाने के क्रम में यहाँ पर जो है पेटेंट प्रदान किया गया है पद्मश्री वैद्य बालेंदु की इस दवा को। अब यदि हम लोग बात करें तो वहीं हम लोग जान सकेंगे कि जो नींद का अधिकार है वो बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, अर्थात ये जो है मानव के मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल होता है। मुंबई हाईकोर्ट ने धन शोधन मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से रात भर जो है ईडी के द्वारा पूछताछ करने के बाद जब वहां पर जो है ये याचिका दी गई थी कि मुझे जो है सोने नहीं दिया गया, तो उसके बाद जो है मुंबई हाईकोर्ट ने ये वहां पर वर्डिक्ट दिया है जिसमें न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे जी की खंडपीठ ने ये कहा कि रात में दर्ज नहीं किए जाने चाहिए थे ये बयान, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो नागरिक है देश के भीतर, उसको शयन का अधिकार है, उसको नींद का अधिकार है। और यदि मैं भारत के संविधान के पन्नों को पलटाऊं तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसके भीतर हमें जो है राइट टू स्लीप का भी अधिकार मिला है। आप जानते हैं इस बात को कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के भीतर जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो है यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी की बात की गई है, जिसके भीतर नींद या शयन जो है इसका भी अधिकार शामिल होता है। तो इस बात को लेकर भी जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं जहाँ पर धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स जो है ये 21 अप्रैल को सूर्य के सबसे निकट जो है आने वाला है। धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स इन दिनों आसमान में आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है
और 21 अप्रैल को ये धूमकेतु जो है वो सूर्य के सबसे करीब आ जाएगा। फिलहाल हम लोगों को अगर बात की जाए तो ये जो है जुपिटर के आसपास जो है घूमते हुए नजर आया है। ये इसलिए चर्चा में रहेगा गाइस क्योंकि धूमकेतु जो है वो लगभग 71 वर्ष बाद जो है हमें नजर आने वाला है, क्योंकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में धूमकेतु जो है इसका जो परिक्रमण काल है, जो इसका रिवोल्यूशन पीरियड है, वो 71 ईयर्स के पास में है। तो मतलब इतना समय लग जाएगा। तो अगला जो धूमकेतु नजर आएगा वो 71 साल बाद आएगा, यानी कि इस बार का जो है 71 साल के बाद जो है धूमकेतु नजर आया है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी ने यह बताया है कि ग्रहों की तरह जो है धूमकेतु नजर आते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो है वापस अपने जो है रूट की तरफ जो है वापस लौट जाएगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ये जो है चर्चा का विषय बन जाता है। अब यदि यहाँ पर बात की जाए कि धूमकेतु वास्तव में है क्या, तो धूमकेतु जो है ये बर्फीले पिंड होते हैं जिनसे गैस और धूल का जो है उत्सर्जन लगातार होता रहता है। इनकी तुलना प्राय डर्टी स्नो बॉल से भी की जाती है। हालांकि कुछ अनुसंधानों के बाद हमें ये पता चला है कि जो स्नो डर्ट बॉल होते हैं उसके नाम से जो है इसको जाना जा सकेगा, क्योंकि धूमकेतु जो है इसमें धूल, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन इत्यादि जो है वहां पर सामग्रियां होती हैं और धूमकेतु जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इससे परिक्रमा करते समय जो है अधिकांश जो धूमकेतु हैं वो ऐसे स्थानों पर जो है पाए जाते हैं या चले जाते हैं जहां पर ऊर्ट क्लाउड जहां पर होता है। ऊर्ट क्लाउड यानी कि जो प्लूटो की कक्षा से काफी दूर है उसको ऊर्ट क्लाउड कहते हैं, यहाँ पर ये बनता है। और यदि बात की जाए तो धूमकेतु जो है ये मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। धूमकेतु में एक होता है नाभि, एक होता है कोमा और एक होता है पूंछ। नाभि जो है धूमकेतु का केंद्र का भाग होता है। वही जो है अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो इसमें जो है पत्थर और बर्फ का जो है ये बना होता है, मतलब जो है रॉकी पार्टिकल्स जो है उसमें जो है बर्फ के द्वारा इसकी संरचना बनी होती है। नाभि के चारों ओर जो गैस और धूल के जो बादल खंड होते हैं उनको जो है कोमा कहा जाता है। और नाभि और कोमा से निकलने वाली जो गैस है जो एक लंबी पूंछ के रूप में जो है जिसका निर्माण करती है उसको जो है पूंछ का आकार के रूप में जो है बनती है, उसको पूंछ कहा जाता है। तो धूमकेतु कुल मिलाकर जो है 3 भागों में बंट जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की अंतिम न्यूज पर, जिसके तहत आज यानी कि 16 अप्रैल की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं इनको जो है सील कर दिया जाएगा, इनको जो है बंद कर दिया जाएगा। और ये जो सीमाएं हैं मुख्य रूप से यहाँ पर उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले जो हैं यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रदेश के भीतर जो 1729 मतदान केंद्र हैं उनमें 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाला है वो मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को जो है 5 बजे तक का है। अच्छा, इस न्यूज़ के भीतर हमें जानना क्या है, इस न्यूज़ के भीतर हमें थोड़ा सा उत्तराखंड के ट्रेडिशनल इस पार्ट को जो है देखना है, जहां पर उत्तराखंड की जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि भारत में नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है एक स्टेट आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड राज्य जो है पहले वो यूपी के ही अंग के रूप में जाना जाता था। और आप इस बात को जानते हैं कि 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब सवाल यह है कि जब यह राज्य यहाँ पर अलग हुआ था तो इसने जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है कहाँ कहाँ पर जो है साझा की थी। इंटरनेशनल में बात करूँ, बाद में हम लोग जो है टेरिटरीज की बात अलग करेंगे, बाउंड्रीज की बात अलग करेंगे, जो कि हमारे ही देश के भीतर राज्यों से बनती है। पहले अगर हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो चाइना के साथ में जो है उत्तराखंड में देखो उत्तरकाशी का प्रदेश, चमोली का प्रदेश और पिथौरागढ़ का जो प्रदेश है वो अपनी सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल की तरफ हम लोग बात करें तो नेपाल में पिथौरागढ़, चंपावत और जो है उधम सिंह नगर की बात करें, और इसी नेपाल बाउंड्री को जो है सील किए जाने की अभी जो है बात आई है आज के इस करंट अफेयर्स के भीतर। साथ में आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड का देश के अन्य किस राज्य के साथ में जो है बाउंड्री साझा होता है और उनमें जो है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्री साझा होती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो है उधम सिंह नगर की बाउंड्री, ठीक है, नैनीताल की बाउंड्री, जो है पौड़ी गढ़वाल की बाउंड्री, वहीं हरिद्वार की बाउंड्री और देहरादून की बाउंड्री शेयर होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में जो है देहरादून और जो उत्तरकाशी है इसकी भी जो है सीमाएं यहाँ पर साझा होती हैं। इस बात को जो है यहाँ पर नोट किया जा सकता है या जाना जा सकता है। तो इसके लिए जो है हमारे पास में ये न्यूज़ आई थी जिसके तहत इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में हम लोग ने जाना है। हालांकि डिटेल में जो चर्चाएं रहेंगी उसको हम लोग जो है अपने अपने सब्जेक्ट क्लास में करेंगे, जिसके लिए
जो है इंस्टीट्यूशन के भीतर लगातार क्लासेस जो हैं समय समय पर चलती हैं। अगर आप लोग जो है क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, इन खबरों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है ट्रेडिशनल पार्ट के चलते लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है ज़रूर एक बार जो है विजिट कीजिए और जो है ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़िए। बस आज के लिए इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।